पेशी खिदमत है सादत हसन मंटो का एक खूबसूरत अफसाना जिसका अनवान है उल्लू का पट्ठा। कासिम सुबह 7 बजे लहाव से बाहर निकला और गुस्ल खाने की तरफ चला। रास्ते में ये इसको ठीक तौर पर मालूम नहीं, सोने वाले कमरे में, सहन में या गुस्ल खाने के अंदर इसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो किसी को उल्लू का पट्ठा कहे। बस सिर्फ एक बार गुस्से में या तंजिया अंदाज में किसी को उल्लू का पट्ठा कह दे। कासिम के दिल में इससे पहले कई बार बड़ी बड़ी अनोखी ख्वाहिशें पैदा हो चुकी थी, मगर ये ख्वाहिश सबसे निराली थी। वो बहुत खुश था। रात इसको बड़ी प्यारी नींद आई थी। वो खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस कर रहा था, लेकिन फिर ये ख्वाहिश कैसे इसके दिल में दाखिल हो गई। दांत साफ करते वक्त इसने ज़रूरत से ज़्यादा वक्त सर्व किया, जिसके बाइस इसके मसूड़े छिल गए। दरअसल वो सोचता रहा कि ये अजीबो गरीब ख्वाहिश क्यों पैदा हुई, मगर वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। बीवी से वो बहुत खुश था। इनमें कभी लड़ाई ना हुई थी। नौकरों पर भी वो नाराज नहीं था, इसलिए कि गुलाम मोहम्मद और नबी बख्श दोनों खामोशी से काम करने वाले मुस्तैद नौकर थे। मौसम भी नहायत खुशगवार था। फरवरी के सुहाने दिन थे जिनमें कंवारपने की ताजगी थी। हवा खुनक और हल्की, दिन छोटे न रातें लंबी। नेचर का तवाज़ुन बिल्कुल ठीक था और कासिम की सेहत भी खूब थी। समझ में नहीं आता था कि किसी को बगैर वजह के उल्लू का पट्ठा कहने की ख्वाहिश इसके दिल में क्यों कर पैदा हो गई। कासिम ने अपनी जिंदगी के 28 बरसों में मुत्तैद लोगों को उल्लू का पट्ठा कहा होगा, और बहुत मुमकिन है कि इससे भी कड़े लफ्ज इसने बाज मौक़ों पर इस्तेमाल किए हों और गालियां भी दी हों, मगर इसे अच्छी तरह याद था कि ऐसे मौक़ों पर ख्वाहिश बहुत पहले इसके दिल में पैदा नहीं हुई थी, मगर अब अचानक तौर पर इसने महसूस किया था कि वो किसी को उल्लू का पट्ठा कहना चाहता है, और ये ख्वाहिश लम्हा ब लम्हा शिद्दत इख्तियार करती चली गई। जैसे इसने अगर किसी को उल्लू का पट्ठा ना कहा तो बहुत बड़ा हर्ज हो जाएगा। दांत साफ करने के बाद इसने चले हुए मसूड़ों को अपने कमरे में जाकर आईने में देखा, मगर देर तक इनको देखते रहने से भी वो ख्वाहिश न दबी जो एकाएकी इसके दिल में पैदा हो गई थी। कासिम मंतकी किस्म का आदमी था। वो बात के तमाम पहलुओं पर गौर करने का आदी था। आईना मेज पर रखकर वो आराम से कुर्सी पर बैठ गया और ठंडे दिमाग से सोचने लगा। मान लिया कि मेरा किसी को उल्लू का पट्ठा कहने को जी चाहता है, मगर ये कोई बात तो ना हुई ना। मैं किसी को उल्लू का पट्ठा क्यों कहूं? मैं किसी से नाराज भी तो नहीं हूं। ये सोचते सोचते उसकी नजर सामने दरवाजे के बीच में रखे हुए एक हुक्के पर पड़ी। एक दम से इसके दिल में ये बातें पैदा हुई। अजीब वाहियात नौकर है, दरवाजे के ऐन बीच में ये हुक्का टिका दिया है। मैं अभी इसी दरवाजे से अंदर आया हूं। अगर ठोकर से बरी हुई चिलम गिर पड़ती तो मेरा पांव जल सकता था और साथ कालीन भी। इसके जी में आया कि गुलाम मोहम्मद को अभी आवाज दे। जब वो भागा हुआ इसके सामने आ जाए तो वो भरे हुए हुक्के की तरफ इशारा करके इससे सिर्फ इतना कहे, तुम मेरे उल्लू के पट्टे हो। मगर इसने तामुल किया और सोचा यूं बिगड़ना अच्छा मालूम नहीं होता। अगर गुलाम मोहम्मद को अब बुलाकर उल्लू का पट्टा कह भी दिया तो वो बात पैदा ना होगी, और फिर इस बेचारे का कोई कसूर भी तो नहीं है। मैं दरवाजे के पास बैठकर ही तो हर रोज हुक्का पीता हूँ। चुनाचे वो खुशी जो एक लम्हे के लिए कासिम के दिल में पैदा हुई थी कि इसने उल्लू का पट्टा कहने के लिए एक अच्छा मौका तलाश कर लिया है, गायब हो गई। दफ्तर के वक्त में अभी काफी देर थी। पूरे 2 घंटे पड़े थे। दरवाजे के पास कुर्सी रख कर कासिम अपने मामूल के मुताबिक बैठ गया और हुक्का नोशी में मसरूफ हो गया। कुछ देर तक वो सोच विचार किए बगैर हुक्के का धुआं पीता रहा और धुएं के इंतशार को देखता रहा। लेकिन जो ही वो हुक्के को छोड़कर कपड़े तब्दील करने के लिए साथ वाले कमरे में गया तो इसके दिल में वही ख्वाहिश नई ताजगी के साथ पैदा हुई। कासिम घबरा गया। भाई हद हो गई, उल्लू का पट्ठा? मैं किसी को उल्लू का पट्ठा क्यों कहूं? और बफर्जे महाल मैंने किसी को उल्लू का पट्ठा कह भी दिया तो क्या होगा? कासिम दिल ही दिल में हंसा। वो सही उल दिमाग आदमी था।
इसे अच्छी तरह मालूम था कि ये ख्वाहिश जो इसके दिल में पैदा हुई है बिल्कुल बेहुदा और बेसुरोपा है। लेकिन इसका क्या इलाज था कि दबाने पर वो और भी ज्यादा उभर आती थी। कासिम अच्छी तरह जानता था कि वो बगैर किसी वजह के उल्लू का पट्टा ना कहेगा, ख्वाह ये ख्वाहिश सदियों तक इसके दिल में तिलमिलाती रहे। शायद इसी एहसास के बायस ये ख्वाहिश जो भटकी हुई चमगादड़ की तरह इसके रोशन दिल में चली आई थी, इस कदर तड़प रही थी। पतलून के बटन बंद करते वक्त जब इसने दिमागी परेशानी के बायस ऊपर का बटन निचले काज में दाखिल कर दिया तो वो जला उठा। ये क्या बेहूदगी है? दीवानापन नहीं तो और क्या है? उल्लू का पट्टा कहो, उल्लू का पट्टा कहो, और ये पतलून के सारे बटन मुझे फिर से बंद करने पड़ेंगे। लिबास पहनकर वो मेज पर आ बैठा। इसकी बीवी ने चाय बनाकर प्याली इसके सामने रख दी और टोस्ट पर मक्खन लगाना शुरू कर दिया। रोजाना मामूल की तरह हर चीज ठीक ठाक थी। टोस्ट इतने अच्छे सनके हुए थे कि बिस्किट की तरह कुरकुरे थे, और डबल रोटी भी आला किस्म की थी। खमीर में से खुशबू आ रही थी, मक्खन भी साफ था, चाय की कतीरी भी बेदाग थी। इसकी हत्ती के एक कोने पर कासिम हर रोज मैल देखा करता था, मगर आज वो दबा भी नहीं था। इसने चाय का एक घूंट पिया, इसकी तबीयत खुश हो गई। खालिसदार जलंग की चाय थी जिसकी महक पानी में भी बरकरार थी। दूध की मिकदार भी सही थी। कासिम ने खुश होकर अपनी बीवी से कहा, आज चाय का रंग बहुत ही प्यारा है और बड़े बड़े सलीके से बनाई गई है। बीवी तारीफ सुनकर खुश हुई, मगर इसने मुंह बनाकर एक अदा से कहा, जी हाँ, बस आज इत्तेफाक से अच्छी बन गई है, वरना हर रोज तो मैं आपको नीम घोल के पिलाई जाती हूँ। मुझे सलीका कहाँ आता है? सलीके वालियाँ तो वो मुई होटल की छोकरियाँ हैं जिनके आप हर वक्त गुन गाया करते हैं। ये तकरीर सुनकर कासिम को बहुत गुस्सा आया। एक लम्हे के लिए इसके जी में आया कि चाय की प्याली मेज पर अभी उलट दे और वो नीम जो इसने अपने बच्चे की फुंसियां धोने के लिए गुलाम मोहम्मद से मंगवाई थी और सामने बड़े ताकचे में पड़ी थी, घोल कर पी ले। मगर इसने बुर्दबारी से काम लिया। यह औरत मेरी बीवी है, इसमें कोई शक नहीं कि इसकी बात बहुत ही भौंडी है, मगर हिंदुस्तान में सब लड़कियां बीवी बनकर ऐसी भौंडी बातें करती हैं, और बीवी बनने से पहले अपने घरों में वो अपनी माओं से कैसी कैसी बातें सुनती हैं, बिल्कुल ऐसी अदना किस्म की बातें। और इसकी वजह सिर्फ ये है कि औरतों को अमूमी ज़िंदगी में अपनी हैसियत की खबर ही नहीं। मेरी बीवी तो फिर भी गनीमत है, यानी सिर्फ एक अदा के तौर पर ऐसी भोंडी बात कह देती है। इसकी नीयत नेक होती है। बाज़ औरतों का तो ये शार होता है कि हर वक्त बकवास करती रहती है। चाय से फारिग होकर इसने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाया और उठकर दफ्तर जाने की तैयारी करने ही वाला था कि फिर से वही ख्वाहिश नबूदार हो गई। इस मरतबा इसने सोचा कि अगर मैं किसी को उल्लू का पट्टा कह दूं तो क्या हर्ज है। ज़ेरे लब बिल्कुल होले से कह दूं, उल्लू का पट्टा, तो मेरा ख्याल है कि मुझे दिली तस्कीन हो जाएगी। ये ख्वाहिश मेरे सीने में बोझ बनकर बैठ गई है, क्यों ना इसको हल्का कर दूं। दफ्तर में इसको सहन में बच्चे का कमोड नजर आया। यूं सहन में कमोड रखना सख्त बदतमीजी थी, और खुसूसन उस वक्त जबकि वो नाश्ता कर चुका था और खुशबूदार कुरकुरे टोस्ट और तले हुए अंडों का जायका अभी तक इसके मुंह में था। इसने जोर से आवाज दी, गुलाम मोहम्मद। कासिम की बीवी जो अभी तक नाश्ता कर रही थी बोली, गुलाम मोहम्मद बाहर गोश्त लेने गया है, कोई काम था आपको इससे? एक सेकंड के अंदर अंदर कासिम के दिमाग में बहुत सी बातें आईं। कह दूं ये गुलाम मोहम्मद उल्लू का पट्टा है और ये कहकर जल्दी से बाहर निकल जाऊं? नहीं, वो खुद तो मौजूद ही नहीं। लेकिन सवाल यह है कि बेचारे गुलाम मोहम्मद ही को क्यों निशाना बनाया जाए? इसको तो मैं हर वक्त उल्लू का पट्टा कह सकता हूं। कासिम ने अध जला सिगरेट गिरा दिया और बीवी से कहा, कुछ नहीं, मैं इससे यही कहना चाहता था कि दफ्तर में मेरा खाना बेशक 1:30 बजे लेकर आ जाया करे। तुम्हें खाना जल्दी भेजने में बहुत तकलीफ करनी पड़ती है। ये कहते हुए इसने बीवी की तरफ देखा जो फर्श पर इसके गिराए हुए सिगरेट को देख रही थी। कासिम को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। ये सिगरेट अगर बुझ गया और यहाँ पड़ा रहा तो इसका बच्चा रेंगता रेंगता आएगा और इसे उठाकर मुंह में डाल लेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि इसके पेट में गड़बड़ मच जाएगी। कासिम ने सिगरेट का टुकड़ा उठाकर गुस्लखाने की मोरी में फेंक दिया। यह भी अच्छा हुआ
कि मैंने जज्बात से मगलूब होकर गुलाम मोहम्मद को उल्लू का पट्टा नहीं कह दिया। इससे अगर एक गलती हुई है तो अभी अभी मुझसे भी तो हुई है, और मैं समझता हूं कि मेरी गलती ज्यादा शदीद थी। मोरी में सिगरेट का टुकड़ा फेंकने के बाद इसने बिला जरूरत सहन में टहलना शुरू कर दिया। वो दरअसल कुछ देर के लिए बिल्कुल खाली और जहन हो गया था। इसकी बीवी नाश्ता का आखिरी तोस्त खा चुकी थी। कासिम को यूं टहलते देखकर वो इसके पास आई और कहने लगी, अरे क्या सोच रहे हैं आप? कासिम चौंक पड़ा। कुछ नहीं, दफ्तर का वक्त हो गया है क्या? ये लफ्ज इसकी जुबान से निकले और दिमाग में वही उल्लू का पट्टा कहने की ख्वाहिश तड़पने लगी। इसके जी में आया कि बीवी से साफ साफ कह दूं कि ये अजीबोगरीब ख्वाहिश इसके दिल में पैदा हो चुकी है, जिसका ना सर है ना पैर। बीवी ज़रूर सुनेगी और ये भी जाहिर है कि इसको बीवी का साथ देना पड़ेगा। चुनाचा यूं हंसी हंसी में उल्लू का पट्टा कहने की ख्वाहिश इसके दिमाग से निकल जाएगी। मगर इसने गौर किया, इसमें कोई शक नहीं कि बीवी हंसेगी और वो खुद भी हंसेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि ये बात मुस्तकिल मजाक बन जाए। ऐसा हो सकता क्या, जरूर हो जाएगा, और बहुत मुमकिन है कि अंजामे का नाखुशगवारी पैदा हो। चुनाचा इसने अपनी बीवी से कुछ ना कहा और एक लम्हे तक इसकी तरफ यूं ही देखता रहा। बीवी ने बच्चे का कुमोड उठाकर कोने में रख दिया और कहा, आज सुबह आपके बरखुरदार ने वो सताया है कि अल्लाह की पनाह। बड़ी मुश्किलों के बाद मैंने इसे कमोड पर बिठाया। इसकी मर्जी ये थी कि बिस्तर ही को खराब करे। आखिर लड़का किसका है? कासिम को इस किस्म की चख पसंद थी। ऐसी बातों में वो तीखे मजाक की झलक देखता था। मुस्कुराकर इसने बीवी से कहा, अरे लड़का मेरा ही है, मगर मैंने तो आज तक कभी बिस्तर खराब नहीं किया। ये आदत इसकी अपनी होगी। बीवी ने इसकी बात का मतलब ना समझा। कासिम को मुतलक्कन अफसोस ना हुआ, इसलिए कि ऐसी बातें वो सिर्फ अपने मुंह का जायका दुरुस्त रखने के लिए किया करता था। वो और भी खुश हुआ जब इसकी बीवी ने जवाब ना दिया और खामोश हो गई। अच्छा भाई, मैं अब चलता हूँ, खुदा हाफिज। ये लफ्ज जो हर रोज के मुंह से निकलते थे आज भी अपनी पुरानी आसानी के साथ निकले और कासिम दरवाजा खोलकर बाहर चल दिया। कश्मीरी गेट से निकलकर जब वो निकलसन पार्क के पास से गुजर रहा था तो इसे एक दाढ़ी वाला आदमी नजर आया। एक हाथ में खुली हुई शलवार थामे वो दूसरे हाथ से इस्तंजा कर रहा था। इसको देखकर कासिम के दिल में फिर उल्लू का पट्टा कहने की ख्वाहिश पैदा हुई। लो भाई, ये आदमी है जिसको उल्लू का पट्टा कह देना चाहिए, यानी जो सही मानों में उल्लू का पट्टा है। जरा अंदाज मुलाजा करें किस बेरहमी से ड्राई क्लीन किया जा रहा है, जैसे कोई बहुत अहम काम सर अंजाम पा रहा है। लानत है। लेकिन कासिम सही दिमाग का आदमी था। इसने जल्दबाजी से काम ना लिया और थोड़ी देर गौर किया। मैं इस फुटपाथ पर जा रहा हूं और वो दूसरे फुटपाथ पर है। अगर मैंने बुलंद आवाज में भी उसको उल्लू का पट्टा कहा तो वो चौंकेगा नहीं, इसलिए कम वक्त अपने काम में बहुत बुरी तरह मसरूफ है। चाहिए तो यह कि इसके कान के पास जोर से नारा बुलंद किया जाए और जब वो चौंक उठे तो उसे बड़े शरीफाना तौर पे समझाया जाए, किबला आप उल्लू के पट्टे हैं। लेकिन इस तरह भी खातिर ख्वाह नतीजा बरामद ना होगा। चुनांचे कासिम ने अपना इरादा तर्क कर दिया। इसी असना में इसके पीछे से एक साइकिल नमूदार हुई। कॉलेज की एक लड़की इस पर सवार थी, इसलिए कि पीछे बस्ता बंधा था। आनन फानन इस लड़की की साड़ी फ्री व्हील के दांतों में फंसी। लड़की ने घबराकर अगले पहिए का ब्रेक दबा दिया। एकदम साइकिल बेकाबू हुई और एक झटके के साथ ही लड़की साइकिल समेत सड़क पर गिर पड़ी। कासिम ने आगे बढ़कर लड़की को उठाने में उजलत से काम ना लिया, इसलिए कि इसने हादसे के रद्द अमल पर गौर करना शुरू कर दिया था। मगर जब इसने देखा कि लड़की की साड़ी फ्री व्हील के दांतों ने चबा डाली है और इसका बॉर्डर बहुत बुरी तरह इनमें उलझ गया है, तो वो तेजी से आगे बढ़ा। लड़की की तरफ देखे बगैर इसने साइकिल का पिछला पहिया जरा ऊंचा उठाया ताकि इसे घुमाकर साड़ी को व्हील के दांतों में से निकाल ले। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि पहिया घुमाने से साड़ी कुछ इस तरह तारों की लपेट में आई कि इधर पेटी कोट की गिरफ्त से बाहर निकल आई। कासिम बुखला गया। इसकी इस बुखलाहट ने लड़की को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। जोर से इसने साड़ी को अपनी तरफ खींचा। फ्री व्हील के दांतों में एक टुकड़ा अड़ा रह गया और साड़ी बाहर निकल आई। लड़की का रंग लाल हो गया। कासिम की तरफ इसने गुस्से से देखा और भुंचे हुए लहजे में कहा, उल्लू का पट्टा। मुमकिन है कुछ देर लगी हो,
मगर कासिम ने ऐसा महसूस किया कि लड़की ने झटपट न जाने अपनी साड़ी को क्या किया। वो एकदम साइकिल पर सवार होकर ये जा वो जा नजरों से गायब हो गई। कासिम को लड़की की गाली सुनकर बहुत दुख हुआ, खासकर इसलिए कि ये ही गाली वो खुद किसी को देना चाहता था। मगर वो बहुत सही दिमाग का आदमी था। ठंडे दिल से इसने इस हादसे पर गौर किया और इस लड़की को माफ कर दिया। इसको माफ ही करना पड़ेगा, इसलिए कि इसके सिवा और कोई चारा ही नहीं। औरतों को समझना बहुत मुश्किल काम है, और इन औरतों को समझना तो और भी मुश्किल हो जाता है जो साइकिल पर से गिरी हुई हो। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि इसने अपनी लंबी जुराब में ऊपर रान के पास 3-4 कागज क्यों उड़स रखे थे।